हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का बीओपी सेक्शन है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप सभी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें मैं आप सभी को पूरा अच्छे से क्लास 12 इकोनॉमिक्स का ये वाला पोर्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर इस चैप्टर के एमसीक्यू वगैरह चाहिए तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिफिनेशन ऑफ बीओपी। तो बीओपी को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें बीओपी का जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बीओपी इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मेजर किया जाता है। मतलब कि यूजली 1 ईयर में हम लोग बीओपी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो आप जान लीजिए। और किसके बीच में है कि हमारा जितना भी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है किसके बीच में? रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब किसी भी कंट्री का रेसिडेंट और जो बाहर का दुनिया है, फॉरेन सेक्टर, उससे जो ट्रांजेक्शन होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, उसी के रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो बीओपी है उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लीजिए। इसमें आपका जो दो चीजों का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। मतलब कि जो आपको पैसा रिसीव हुआ है और जो आपने पैसा दिया है दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब क्रेडिट और डेबिट दोनों रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसमें आपका डबल एंट्री जो बुक कीपिंग सिस्टम है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। ये भी बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बीओपी में कौन सा मतलब सिस्टम यूज किया जाता है, तो डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो है किस चीज को दिखाता है? कंट्रीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। ठीक है, बीओपी जो है आपका किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक रिलेशनशिप अलग कंट्री के साथ शो करता है। ठीक है, कि मतलब उस कंट्री के साथ इसका किस तरह का ट्रांजेक्शन है, कितना ट्रेड हो रहा है, वो सब चीज शो कर सकता है। ऑलवेज बैलेंसेस इन अकाउंटिंग टर्म्स। तो जो ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है इसलिए बीओपी जो है हमेशा बैलेंस्ड रहता है। जितना क्रेडिट आइटम होता है उतना ही डेबिट आइटम होता है। ठीक है, इसमें डिसबैलेंस कभी नहीं होता है। मतलब ये अकाउंटिंग सेंस में, बट एक्चुअल सेंस में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बीओपी। बीओपी में जो टू टाइप का मेन अकाउंट होता है। ठीक है, बीओपी का जो कंपोनेंट है मतलब उसमें आपका दो टाइप का अकाउंट को पढ़ना है। ठीक है, टू मेन अकाउंट्स। अकाउंट्स में देखिए सबसे पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है कि जो आपका इसमें किस टाइप के ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, किस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो करंट अकाउंट जो है उसमें सबसे पहला आपको ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, जो विजिबल गुड्स है उसमें जो भी ट्रेड होगा उसको करंट अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक्सपोर्ट्स हो गया, किसी कंट्री को ग्रुप मतलब आपने गुड्स सेंड किया तो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पैसा वापस आ रहा है। ठीक है, आपने किसी चीज को बेचा तो आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद इम्पोर्ट किया तो आप जब बाहर से खरीदेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपको डेबिट मतलब ये डेबिट साइड में एंट्री होगा। ठीक है जैसे कि आपका टेक्सटाइल, मशीनरी, ऑयल, गोल्ड, ये सब चीज, मतलब ये सब के ट्रेड को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेड इन गुड्स, जो कि विजिबल गुड्स भी कहते हैं हम लोग। बाकी जो ट्रेड इन सर्विसेज आपका इनविजिबल गुड्स होता है। तो सर्विसेज को हम लोग इनविजिबल गुड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम लोग टच फील ये सब नहीं कर सकते हैं। ये सर्विस जो है वो डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सर्विस का एक्सपोर्ट जो किया जाएगा फॉरेन कंट्रीज को, जैसे आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट करती है तो उससे हम लोग को क्रेडिट होगा। और सर्विस अगर इंपोर्ट किया जाए, बाहर से कोई सर्विस लिया जा रहा है, बैंक्स वगैरह है, तो उससे हम लोग को डेबिट देना पड़ेगा। मतलब हम लोग को डेबिट साइड में एंट्री करना पड़ेगा। आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, बैंकिंग, ये सब जो है सर्विसेज जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। उसका जो इनकम फ्लोस है, इनकम फ्लोस में आपका इन्वेस्टमेंट इनकम, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब्रोड, आपने कुछ बाहर इन्वेस्ट करके रखा है उसमें आपको रिटर्न आ रहा है, वो भी आपका करंट अकाउंट में ऐड होगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई, मतलब कि आप बाहर काम कर रहे हैं और आपको पैसा यहाँ पे आ रहा है, वो भी जो है हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब आपको क्या में मिलता है? इन्वेस्टमेंट में मिलता है डिविडेंड। और आपने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और सैलरी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर में क्या होता है कि प्राइवेट ट्रांसफर और ऑफिशियल ट्रांसफर। ठीक है, करंट ट्रांसफर में प्राइवेट ट्रांसफर मतलब रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिविजुअल, मतलब कि नॉर्मली अगर कोई आदमी बाहर काम कर रहा है और उसका परिवार यहाँ पे है तो वो अपने वहां से पैसा इंडिया में भेज सकता है, या फिर इंडिया में कोई बाहर का काम कर रहा है उसका फैमिली बाहर है तो बाहर भेजेगा, तो ये प्राइवेट ट्रांसफर हो गया। ऑफिशियल ट्रांसफर क्या होता है कि गवर्नमेंट एड या फिर ग्रांट्स। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट ने अगर इंडिया को $1 बिलियन का जो ग्रांट दिया है, ऐसे ही मतलब कि इंडिया को आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक
ऑफिशियल ट्रांसफर में आएगा, बट वो गवर्नमेंट एड है। और इंडिया ने अगर मान लीजिए श्रीलंका को कुछ पैसे दिए कि वो लोग का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो ये जो चीज है ये भी एक गवर्नमेंट एड या फिर ग्रांट में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसमें आप देखिए नाम में ही कैपिटल है। कैपिटल मतलब कि ऐसा गुड्स जो कि मतलब कैपिटल से मतलब रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ऐसा चीज है जो कैपिटल से रिलेटेड हो, जिससे एसेट्स बिल्ड हो किसी भी कंट्री में, उस चीज को हम लोग कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो सबसे पहला है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम लोग के कंट्री में एसेट्स बिल्ड होगा, तो वो जो है आपका कैपिटल गुड्स में आ जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में उसको डाल दीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। एफडीआई क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद मैनेजमेंट कंट्रोल। मतलब इसमें अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो अपना नया ब्रांच खोल रही है इंडिया में, तो एफडीआई में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई फैक्ट्री सेटअप किया या फिर किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो वो जो है एफडीआई में आ जाएगा। तो इस तरह से पैसा अंदर आएगा। उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि आपका स्टॉक्स बॉन्ड इन सब में मतलब इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। किसी भी कंट्री में जो अगर एफपीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो उस कंट्री के लिए, क्योंकि वो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, वो फॉरेन कंट्री इंडिया में शेयर्स खरीदेगा, तो वो जो है आपका एफपीआई में आ जाएगा, ठीक है। उसका जो थर्ड है हमारा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, लोन्स फ्रॉम फॉरेन बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। ऐसे लोन जो कि फॉरेन बैंक और इंस्टीट्यूशन से लिया जाएगा, वो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बोरोइंग, गवर्नमेंट भी बोरो करता है और साथ में आपका जो कॉर्पोरेट मतलब कि बड़े बड़े कंपनीज है वो लोग भी बोरो करता है। तो ये बोरोइंग भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि जनरली ये आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होता है। और उसके बाद अदर कैपिटल फ्लोस, और भी कैपिटल फ्लोस है, जैसे कि बैंकिंग कैपिटल, ट्रेड्स क्रेडिट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन सब चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसका जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम लोगों ने बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पढ़ा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ा। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब जो आपका से रिलेटेड हो, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि बीओपी, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उस चीज को आप जान लीजिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है, उसमें आपका बस गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, विजिबल आइटम्स होगा। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका ऑल ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, विजिबल प्लस इनविजिबल। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए बैलेंस ऑफ ट्रेड का, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और बीओपी में आपका ओल्ड रिसिप्ट माइनस ऑल पेमेंट्स, ठीक है। इसमें बस आपका मर्चेंडाइज मतलब जो सामान होता है उसको इंक्लूड किया जाएगा, और बीओपी में आपका गुड्स सर्विस इनकम ट्रांसफर्स कैपिटल सब कुछ को इंक्लूड किया जाएगा। और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है करंट अकाउंट का पार्ट है, बट ये जो बीओपी है वो कंप्लीट इकोनॉमिक अकाउंट है। मतलब कि बीओपी के अंदर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों आता है, बट बीओटी जो है वो बस एक करंट अकाउंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही है कि इसमें आपका जो विजिबल गुड्स रहता है इसमें दोनों रहता है। तो ये बस आप याद रखिए, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और आपका जो इकोनॉमी होता है उसमें ट्रांजेक्शन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोटिव अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट और इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है प्रॉफिट और इकोनॉमिक मोटिव से किया जाता है, ठीक है। ये मतलब बीओपी के सिचुएशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब बीओपी में शॉर्टफॉल है या नहीं है उससे इसमें कुछ दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ट्रेड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस, ये सब जो चीज है ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एबव द लाइन आइटम्स के नाम से जानते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्या है, ये मतलब आपका बीओपी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब एकोमोडेट करना मतलब क्या होता है, आपका सेटल करना, इस टाइप से समझिए। तो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आया है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन का हेल्प लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे कि इसमें क्या क्या चीज आ जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस किया, फॉरेन रिजर्व में वो आ जाएगा। ऑफिशियल बोरोइंग, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट बाहर से बोरो कर रहा है तो वो आ जाएगा। और इसको हम लोग बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद जो हमारा है बीओपी सरप्लस एंड डेफिसिट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो टाइप मतलब दो साइड हो सकता है, एक तो सरप्लस हो सकता है, सरप्लस बीओपी, या तो आपका डेफिसिट बीओपी हो सकता है, ठीक है। तो बीओपी सरप्लस में क्या होता है, आपका टोटल रिसिप्ट इज मोर देन टोटल पेमेंट्स।
सिंपल सा चीज है कि जितना आपने कमाया उससे कम आपने पे किया, और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर से पैसा ज्यादा मिल रहा है और करेंसी जो है वो एप्रिशिएट होने लगता है। जो जैसे कि अगर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा तो इससे जो इंडिया का प्राइस है, मतलब आईएनआर का प्राइस जो है इंडियन रुपीस का, वो जो है बढ़ने लगेगा यूएस डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। और अगर बीओपी सरप्लस है तो ये क्या चीज को इंडिकेट करता है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। और बीओपी डिफिसिट, ठीक है, बीओपी डेफिसिट में क्या होता है? आपका टोटल पेमेंट जो है टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होता है, मतलब आपने जितना पे किया उससे कम आपने अर्न किया है, ठीक है। फॉरेन रिजर्व जो है वो कमने लगता है, करेंसी जो है डेप्रिशिएट होने लगता है, और एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट में आपका बस जैसे कि बीओपी में आपका देखिए बीओपी सरप्लस या फिर बीओपी डेफिसिट में आपका क्या होता है? पूरे बीओपी को देखते हैं, बट करंट अकाउंट डेफिसिट में आपका बस करंट अकाउंट को देखा जाएगा, ठीक है। करंट पेमेंट्स इज ग्रेटर देन करंट रिसिप्ट, मतलब करंट अकाउंट में जितना पेमेंट्स हुआ है उससे कम हम लोगों ने अर्न किया है, ठीक है। ये मतलब कॉमन रहता है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीज बहुत ही कॉमन देखा जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और इसको कैसे फाइनेंस किया जाता है? फाइनेंस थ्रू कैपिटल अकाउंट सरप्लस। कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस होता है उससे करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है। इंडिया टिपिकली हैड सीओडी ड्यू टू ऑयल एंड गोल्ड इंपोर्ट्स, ठीक है। इंडिया ज्यादातर किस चीजों को इंपोर्ट करता है जिसकी वजह से उनको करंट करंट अकाउंट डेफिसिट फेस करना पड़ता है? तो इंडिया जो है ज्यादातर आपका ऑयल और गोल्ड के इंपोर्ट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट फेस करता है, ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब कि कोई भी डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस फॉरेन करेंसी के टर्म में, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि आईएनआर टू यूएसडी जो प्राइस मेजर किया जाता है वही जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। कि एक यूएसडी के बदले आपको कितना आईएनआर देना पड़ेगा उसी चीज को, या फिर एक आईएनआर के बदले आपको कितना जापानीज येन देना पड़ेगा। तो यही जो चीज है इसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप का एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जो कि अलग अलग कंट्री फॉलो करता है। तो सबसे पहले आपका फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक जो है रेट को फिक्स करता है। रेट जो है हमेशा स्टेबल रहेगा आपका। इसका एडवांटेजेस क्या है कि स्टेबिलिटी रहता है, प्रेडिक्टेबिलिटी रहता है ट्रेड के लिए, मतलब करेंसी का प्राइस स्टेबल रहेगा तो लोग जो है ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि लॉस ऑफ मॉनेटरी इंडिपेंडेंस। मॉनेटरी इंडिपेंडेंस खत्म होने लगता है, रिक्वायर्स लार्ज रिजर्व, ठीक है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपको प्राइस को फिक्स रखना है तो आपको रिजर्व को बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिजर्व कम रखेंगे तो आप प्राइस फिक्स नहीं रख पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा शॉर्टफॉल है इस मतलब एक्सचेंज रेट सिस्टम का। उसका जो सेकंड है फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है? मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड एंड सप्लाई वही जो है रेट को डिटरमाइन करता है। रेट चेंजेस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो हम लोग का रेट है वो चेंज होता है। इसमें एडवांटेज क्या है? ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट। बीओपी जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और मॉनेटरी इंडिपेंडेंस होता है इसमें, ठीक है। बीओपी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, मॉनेटरी इंडिपेंडेंस होगा। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये जो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल होता है, अनसर्टेन होता है, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है। तो जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगा वैसे वैसे ही इसका जो एक्सचेंज रेट है वो भी चेंज होगा। उसका जो थर्ड हमारा है वो है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है कि मार्केट डिटरमाइंस रेट विद ओकेजनल इंटरवेंशन। जो आपका मार्केट है वही मतलब रेट्स को डिटरमाइन करेगा, बट इसमें ओकेजनल इंटरवेंशन होता है, मतलब बीच बीच में आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इंटरवेंस टू प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवेन करता है एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए, ठीक है। इंडिया जो है इस सिस्टम को फॉलो करता है। कॉम्बाइंड बेनिफिट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम, ठीक है। इसमें मतलब आपका दोनों सिस्टम का जो बेनिफिट है फिक्स्ड का और फ्लेक्सिबल का, दोनों सिस्टम का बेनिफिट को ये दे सकता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। इसमें आपका जो डिटर्मिनेशन कैसे होता है एक्सचेंज रेट का फ्री मार्केट में, उस चीज के बारे में दिया है। तो जैसे कि आपका फॉरेन करेंसी का अगर डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस चीज के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा चीज है जो फॉरेन करेंसी का डिमांड क्रिएट करता है?
इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर हम लोग गुड्स या सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी का डिमांड इंक्रीज होगा। अगर हम लोग बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो भी फॉरेन करेंसी चाहिए, और अगर हम लोग को फॉरेन लोन्स को पे करना है तो भी फॉरेन करेंसी चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट है, अगर हम लोग टूरिज्म करने जाते हैं बाहर तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से फॉरेन करेंसी का डिमांड जो है वो क्रिएट होता है। तो उसका सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम लोग गुड्स बाहर बेचेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट मिलेगा, तो उसको हम लोग एज ए रिजर्व रख सकते हैं। या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग के कंट्री में आया तो फॉरेन करेंसी में आएगा। उसके बाद आपका जो फॉरेन लोन्स है, ठीक है, फॉरेन लोन्स जो है वो मतलब अगर हमने हमें मिला है, ठीक है, तो वो भी हमें फॉरेन करेंसी में मिलेगा। तो इस तरह से हमें हमारे पास सप्लाई रहेगा। और फॉरेन टूरिज्म इन डोमेस्टिक कंट्री, और बाहर से अगर इंडिया में लोग घूमने आ रहे हैं तो वो लोग फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, तो इस तरह से हमें सप्लाई होगा फॉरेन करेंसी का, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कब होता है? एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन वेयर डिमांड इक्वल सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, डिमांड और सप्लाई इक्वल होने से इक्विलिब्रियम होगा। सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है। और कॉसेस ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है? तो बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम का रीजंस क्या है? सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कैपिटल गुड्स को ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो इसलिए उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और उसके बाद जो आपका करंट अकाउंट होता है उसमें डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो बाहर से गुड्स ज्यादा इंपोर्ट किया जाएगा, तो इससे आपका जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो कम सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज अगर हो गया, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन कम जाएगा, एक्सपोर्ट्स कम जाएगा, और इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ने लगेगा, तो भी आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। उसका साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होता है, जैसे कि इकोनॉमिक साइकिल इफेक्ट ट्रेड पैटर्न्स। इकोनॉमिक साइकिल्स आपको नहीं पता होगा, तो इकोनॉमिक साइकिल्स क्या होता है? जो आपका रिसेशन रिकवरी, वो आपका एक बुक में एक दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब कैसे इकोनॉमिक साइकिल फंक्शन करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपको अभी ट्वेल्थ में नहीं पूछा जाएगा, बट आप अगर जानना चाहते हो तो आपका जो संदीप गढ़ का बुक होता है उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो जब इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से रेसेशन पीरियड में चला जाता है, जब चीजों का दाम कमने लगता है, जब इकोनॉमी डेड होने लगती है, तब जाके आपका रिड्यूस हो जाता है एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट्स जो है करना पड़ता है, और तब मतलब जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होता है, ठीक है, चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस चेंजेस आता है उसके वजह से भी हमें बीओपी डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे जब शिफ्ट हुआ जाता है तो भी डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री पे शिफ्ट होने के लिए आपको गुड्स चाहिए, कैपिटल गुड्स, वो सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, जैसे कि लार्ज कैपिटल फ्लोस अफेक्ट बीओपी, जैसे कि अगर कोई भी बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडिया में तो बीओपी को इम्पेक्ट करेगा पॉजिटिवली। और वहीं अगर बाहर के जो पहले के इन्वेस्टमेंट है वो अगर कोई लेके चला जाए वापस, मतलब अपना पुल बैक कर ले, तो भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो नाइन्थ टॉपिक है वो क्या है? मेजर्स टू करेक्ट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। हम लोग बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में आपका एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जैसे कि आपको पहले डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन करने से, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करेंसी वैल्यू टू बूस्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर आप इंडियन रुपीस का वैल्यू को कम कर देंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। ऐसा इसका रीजन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अगर $1 के बदले उसको अगर 80 रुपीज पे करना है, ठीक है, तो वो $10 में $800 का सामान खरीद पाएगा, ठीक है। मतलब कि वो $10 में ही उतना सामान खरीद पाएगा, कितने का? $800 का। वहीं अगर जो करेंसी का डिवेल्यू कर दिया जाए, ठीक है, वो मतलब 80 रुपीज की जगह इंडियन रुपीज का प्राइस जो है 85 हो जाए, ठीक है, 85 हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो $10 में ही $850 का सामान खरीद पाएगा। तो इससे एक्सपोर्ट्स जो है बूस्ट होगा, क्यों? क्योंकि बाहर से लोग ज्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे। और रिवैल्यूएशन, जैसे कि अगर इंक्रीज किया जाए करेंसी वैल्यू तो इससे क्या हो जाएगा? आपका इम्पोर्ट्स कम जाएगा, इसी का उल्टा होगा ये, ठीक है। उसका जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में आपका टाइट पॉलिसी क्या होता है? इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल्स, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाए ताकि फॉरेन कैपिटल इंडिया में आए। मतलब कि फॉरेन कैपिटल को ज्यादा इंटरेस्ट अगर इंडिया पे करेगा तो ऑब्वियसली फॉरेन कैपिटल इंडिया में आएगा। और इजी पॉलिसी क्या है? रिड्यूस रेट्स टू डिस्करेज कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है, कि यहाँ से जो रेट है वो कम कर दिया जाए, तो जो कैपिटल आउटफ्लो है वो भी कम जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बाद हमारा एक और है फिस्कल मेजर्स, ठीक है।
एग्जाम में जनरली आपको फिजिकल मेजर के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसमें आपका सबसे पहला है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी जो है इसमें क्या है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ, कोटा, लाइसेंसिंग ये सब लगा दिया जाए, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब सब्सिडी, इंसेंटिव, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब जो है ये सब मतलब हेल्प कर सकता है ये ट्रेड पॉलिसीज हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को सही करने में, ठीक है। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन में आपका टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्स, टैक्स लगाना मतलब इम्पोर्टेड गुड्स पे। कोटा का मतलब क्या होता है कि फिक्स क्वांटिटी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, और लाइसेंसिंग का नीड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसको ये लोग टाइटन कर सकते हैं या फिर लूज कर सकते हैं। इससे आपका फ्रीक्वेंसी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो कम बेस किया जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग क्या है, मतलब फिजिकल मेजर्स में कि रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल डेफिसिट। मतलब कि अगर बजट में मतलब डेफिसिट हो रहा है बीओपी में, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो कम एक्सपेंड करेगा, कम स्पेंड करेगा तो डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सकता है। और रिडायरेक्ट स्पेंडिंग टुवर्ड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, और जो इसको स्पेंड कर रहा है वो अगर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे फोकस करके एक्सपेंड किया जाए, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, तो इससे हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो इससे हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका और भी अदर मेजर है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। ये सब उतना बेसिक सा चीज है कि आपको इंपोर्ट उन्हीं चीजों को करना है जो आपको जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। और आपको एक्सपोर्ट ज्यादा फोकस करना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज बनाना है, ताकि आप बीओपी को मेंटेन करके रख सके, ठीक है। इंडिया का बीओपी का बात किया जाए तो अभी क्या है आपका, करंट अकाउंट हमेशा यूजुअली डेफिसिट में ही रहता है, ठीक है। जनरली हम लोग क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स इसको इंपोर्ट करते हैं। आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और कैपिटल अकाउंट जो होता है सरप्लस में रहता है, क्यों, एफडीआई एंड एफपीआई इनफ्लो, ठीक है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है उसके वजह से, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्ट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है आपका, बीओटी का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस प्लस सर्विस बैलेंस प्लस इनकम बैलेंस प्लस करंट ट्रांसफर बैलेंस। ये आपका करंट अकाउंट बैलेंस को शो करेगा इतना। बीओपी आइडेंटिटी, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल टू जीरो, अकाउंटिंग टर्म्स में यही होता है, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म में बीओपी का वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस नेट सर्विसेज, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर, ठीक है। यह माइनस में रहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके बाद कुछ की टर्म्स है उसको देख लीजिए। विजिबल आइटम क्या होता है, फिजिकल गुड्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज एंड अदर इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन। हॉट मनी क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल दैट मूव क्विकली फॉर प्रॉफिट। मतलब कि थोड़े टाइम के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है जो कि प्रॉफिट की वजह से होता है उसको हॉट मनी किया जाता है। हार्ड करेंसी मतलब कि स्टेबल वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी लाइक यूएसडी। उसके बाद कन्वर्टेबिलिटी, एबिलिटी टू एक्सचेंज करेंसी फ्रीली, मतलब कि हम लोग कितने फ्रीली करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब कि जो इंडियन ही है बट वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं। एफआईआई, एफपीआई मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, मतलब बाहर से जो हम लोग बोरो करते हैं उस चीज को कहा गया। एसीजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो कि इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने के लिए बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन फैक्ट्स को याद रखिएगा, ठीक है। बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रेड एंड इनकम फ्लोज, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग। इंडिया टाइपिकली हैज करंट अकाउंट डेफिसिट, और सर्विसेज एक्सपोर्ट हेल्प रिड्यूस इंडिया ट्रेड डेफिसिट। एक्सचेंज रेट अफेक्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब एक्सचेंज रेट पे एक्सपोर्ट डिपेंड करता है, सिंपल लैंग्वेज में। कुछ कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है जिसको भी आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। बाकी आपका कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी रहेगा इस चैप्टर में, जैसे कि बीओटी डेटा दिया रहेगा उसमें से निकालना है, ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस निकालने देगा, एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम ये सब को डिटरमाइन करने के लिए देगा। तो ये सब चीज जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, टेलीग्राम पे भी विजिट कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको नोट्स और एमसीक्यू जो है वो मिल जाएगा।